Hello friends and welcome back to my channel. So friends, we were discussing the chapter Kathmandu written by Vikram Seth. So in the last video we covered the part 1 of the chapter in which we covered half of the chapter of the Kathmandu. In this video we are going to cover the rest of the chapter. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि विक्रम सेठ ने जो 2 टेम्पल्स में गए थे उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या रहा था। वो पशुपतिनाथ टेम्पल गए थे और बौद्धनाथ स्तूपा में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे उन्होंने क्या क्या देखा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द 5th पैराग्राफ। आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब जो विक्रम सेठ है वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें उनकी जो जर्नी है वो ख़त्म हो गई है, अब वो घर वापस किस रूट से जाएंगे, यानी कि एयरलाइन से जाएंगे या फिर वाटरवेज से जाएंगे या फिर रोडवेज से जाएंगे। तो वो सोच रही थी किस रूट से वो वापस घर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से। वो कहते हैं कि अगर मुझे मेरी जो एंथुजियाज्म है यानी कि मेरी एक्साइटमेंट अगर मुझे पुश करती है ट्रैवलिंग के लिए कि मैं बहुत एडवेंचरस तरीके से घर पे जाऊँ, थोड़ा एडवेंचर की तरह जाऊँ, थोड़ा मीन्स बहुत जगह पे घूमकर मैं वहाँ पे अपने घर जाऊँ, तो मैं कैसे जाऊँगा। आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, देन सेल अप द गंजेस पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। सो अब वो सोचते हैं कि अगर मेरी जो एक्साइटमेंट है वो मुझे फोर्स कर रही है एडवेंचर के लिए, तो मैं खुद ही कैसे कैसे जाऊँगा। सबसे पहले मैं बस लूँगा, उसके बाद में ट्रेन लूँगा पटना से पटना जाने के लिए, उसके बाद में पटना जाने के बाद मैं गंजेस से यानी कि रिवर गंगा को पार करके बनारस जाऊँगा, बनारस से इलाहाबाद, और उसके बाद में इलाहाबाद के बाद में मैं यमुना रिवर को क्रॉस करके वाटरवेज से आगरा पहुँचूँगा और आगरा से सीधा दिल्ली। तो इस तरीके से वो अपने घर पे पहुँचना चाहते थे, अपने प्लेस पर यानी कि दिल्ली में। तो वो सोचते हैं कि अगर मेरी जो एक्साइटमेंट है वो मुझे पुश करती है कि मैं एक एडवेंचरस वे में घर पे जाऊं, तो मैं इस तरीके से बस लेके ट्रेन लेके वाटरवेज से दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट इज बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट, गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। तो वो कहते हैं कि अगर मैं ये सब करूँ, ये सब करने के लिए अब मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और साथ ही में मैं होम सिक भी हूँ, यानी कि मुझे घर की बहुत ही ज़्यादा याद भी आ रही है। तो इसलिए मैं इतना बड़ा रूट लेके घर पे नहीं जाऊँगा, मैं सीधा ही कैसे जाऊँगा, एयरलाइन से जाऊँगा, ताकि मैं जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँ। तो वो जो डे है जिस दिन पे जो राइटर हैं जो उन्होंने सोचा था कि मैं इस तरीके से जाऊँगा, वो लास्ट डे था अगस्त का। और उसके बाद में वो सोचते हैं कि मैं इतना रूट लेके नहीं जाऊँगा, मैं सीधा ही अपने घर जाऊँगा। और इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो नेपाल एयरलाइंस में जाएंगे, और उन्होंने भी वहाँ से टिकट खरीदी। कहाँ कब की, टुमारो की फ़्लाइट की, यानी जो है उन्होंने सितंबर की 1 सितंबर की उन्होंने फ़्लाइट ले ली थी, और अब वो सीधा घर पे एयरलाइन से गए थे। Next 6th paragraph is I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. अब वो कहते हैं कि जब वो जिस होटल में वो स्टे कर रहे थे उसके सामने ही एक फ्लूट सेलर था जो कि स्क्वायर पे खड़ा हुआ था, कॉर्नर में स्क्वायर के फ्लूट सेलर यानी कि बांसुरी वाला, बांसुरी बेचने वाला वहाँ पे खड़ा हुआ था। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक बांसुरी वाले को देखा था जो कि वहाँ पे होटल के सामने खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में एक पोल था, एक डंडा था, जिसके साथ में बहुत सारी अटैच हुई थी 50 to 60 बांसुरीज, यानी कि उसकी जो पोल थी उसके अंदर बहुत सारी बांसुरी जो थी 50 to 60 बांसुरी उसके अंदर अटैच हो रखी थी, और वो ना हर एक डायरेक्शंस में निकल रही थी। प्रोट्रूड मीन्स निकल रही थी, तो वो बांसुरी उस पोल से हर एक डायरेक्शंस में निकल रही थी। और वो जो राइटर हैं उनको वो बांसुरी ऐसे निकली हुई किस तरीके से लग रही थी, क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन ये जो है एक एनिमल है जिसके ऊपर एक कांटों जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि होते हैं क्विल्स, और वो ऐसे ही लग रहे थे जैसे कि एक क्विल्स है पोर्क्यूपाइन की। जो पोल है वो एक पोर्क्यूपाइन हो गया, और उसके जो क्विल्स हैं वो बांसुरी की तरह लग रही थी। तो वो कहते हैं कि जो पोल है जिसके अंदर 50 to 60 बांसुरीज थी वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी, और वो पोर्क्यूपाइन की जो क्विल्स होती हैं, पोर्क्यूपाइंस के ऊपर जो स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं कांटे की तरह, वो उस तरीके से लग रही थी। दे आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स।
तो वो जो अब राइटर बताते हैं कि जो बांसुरी थी वो किससे बनी हुई थी, बैम्बू से बनी हुई थी, होलो थी और उसके अंदर 7 जितने भी होल्स होते हैं वो थे। और वहाँ पे कैसी कैसी फ्लूट्स थी, क्रॉस फ्लूट्स थी एंड रिकॉर्डर्स थी। यानी कि ये जो क्रॉस फ्लूट्स और रिकॉर्डर्स हैं ये फ्लूट्स की बांसुरी की टाइप्स हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्ले फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब राइटर जो है वो उसके बारे में, फ्लूट सेलर के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से फ्लूट्स को बेच रहा था। वो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अपनी पोल को नीचे रखता था ग्राउंड पे और उसके बाद में उसमें से कोई अच्छी सी एक फ्लूट निकालता था, एक सिलेक्ट फ्लूट, कोई भी सिलेक्ट कर लेता था फ्लूट को और उसको कुछ मिनट्स के लिए वो वहाँ पर प्ले करने लगता था ताकि वो अपनी फ्लूट्स को सेल कर सकें। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। तो वो जो साउंड्स थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी एसोसिएशन बना रही थी वहाँ के एटमॉस्फेयर में कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक था, हॉकर्स थे, मीन्स बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। और उनका जो ट्रैफिक का और हॉकर्स की जो नॉइज़ थी उसको भी ऊंची छोड़कर, मीन्स जो बांसुरी की आवाज़ थी वो उनसे भी बिल्कुल अलग थी, एक बहुत ही डिफरेंट आवाज़ थी बांसुरी की। और वो जो ट्रैफिक और हॉकर्स की क्राइस है उसको भी चीर के वहाँ से निकल रही थी, यानी कि हम अलग से ही बांसुरी की आवाज़ को सुन सकते हैं। देन ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। अब वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि वो जो फ्लूट सेलर था, जो बांसुरी बेचने वाला था, वो अपने फ्लूट्स को, जैसे उसने फ्लूट ली तो वो बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे, बहुत ही सॉफ्टली जो है फ्लूट को बजा रहा था। मेडिटेटिवली यानी कि बहुत ध्यान लगा के, सिर्फ उसका ध्यान किस में था, सिर्फ फ्लूट बजाने में, उसका ध्यान सिर्फ फ्लूट बजाने में था और वो बहुत ही आराम से मेडिटेटिवली ध्यान लगा के फ्लूट को बजा रहा था विदाउट एनी एक्सेसिव डिस्प्ले। मतलब कि वो ज़्यादा इतना सारा डिस्प्ले नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं बजा रहा था फ्लूट ताकि उसके पास जो है कस्टमर्स आएँ, ताकि वो उनकी जो फ्लूट्स हैं वो उनको ख़रीदे। वो ज़्यादा एक्सेसिव डिस्प्ले नहीं कर रहा था, ज़्यादा दिखा नहीं रहा था, वो आराम से मेडिटेटिवली विदाउट एन एक्सेसिव डिस्प्ले अपने फ्लूट को बजा रहा था कि अगर किसी को, क्योंकि जो फ्लूट की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी, तो अगर किसी को ख़रीदनी तो वो अपने आप आ सकती, उससे ज़्यादा जल्दी नहीं थी। ही डज़ नॉट शाउट आउट हिज व्यूअर्स। तो इसमें हमें बताया है कि वो जो है अपनी बांसुरी को बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था, जिस तरीके से और जो हॉकर्स थे वो अपने चीज़ों को बेचने के लिए ऐसे आवाज़ लगाते हैं कि ये ले लो, ये ले लो। लेकिन जो बांसुरी वाला था, जो फ्लूट सेलर था, उसने अपनी बांसुरी बेचने के लिए, फ्लूट्स को बेचने के लिए बिल्कुल भी वो चिल्ला नहीं रहा था कि उसका सामान बिक जाए, उसकी बांसुरी जो है वो बिक जाए। वो बिल्कुल आराम से बस बांसुरी प्ले करता था और बीच बीच में रुक के उसे बजाता था। Occasionally he makes a sale, but in a curiously offhanded way, as if he were incidental to his enterprise. तो वो कहते हैं कि कभी कभी उसकी जो है सेल हो जाती थी, कभी कभी उसकी 1-2 बांसुरी बिक जाती थी, लेकिन जब उसके पास बांसुरी बिकने के बाद उसके पास जब पैसे आते थे तो वो इतना ज़्यादा खुश नहीं होता था कि उसके पास, कि अब उसकी जो चीज़ है, वो बांसुरी है, वो बिक गई है। वो इतना ज़्यादा खुश नहीं था, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ज़्यादा खुशी नहीं मनाता था। वो आराम से बस अपना ले लेता था और जैसे पहले कर रहा होता था, जैसे फ्लूट प्ले कर रहा था, और फिर वैसे वहाँ पे खड़ा हो जाता है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। तो वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि कभी कभी जो है फ्लूट सेलर वो बीच में रुक जाता है, जो फ्लूट को बंद कर देता है प्ले करना, और उसके साथ में जो फ्रूट सेलर होता है उसके साथ बातें करने लग जाता है। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट सेलर्स थे और भी ज़्यादा हॉकर्स थे, तो ऐसे बीच बीच में जो है थोड़ी वो बातें कर लेते थे। और जो राइटर हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो इसका पैटर्न है वो बहुत सारे सालों से है, कि वो इतना ज़्यादा उस जो चीज़ से है वो वही चीज़ तो वो बार बार करा जा रहा है, मतलब कि उसकी पैटर्न हो गया लाइफ का, कि इसी तरीके से वो हमेशा बेचता रहता है, वहीं पे खड़ा रहता है, और यही उसके लाइफ का पूरा पैटर्न हो गया बहुत ही सालों से। 7th paragraph is, I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. वो कहते हैं कि अब जब मैं फ्लूट को सुन रहा था, फ्लूट की म्यूज़िक को जो फ्लूट सेलर था वो उसे बजा रहा था, तो अब वो उससे दूर नहीं जाना चाहते थे, अब वो उसी के फ्लूट को सुनते रहना चाहते थे, क्योंकि फ्लूट का म्यूज़िक जो है वो हमेशा ही उनके साथ ऐसे ही करते हैं, उनको फ्लूट म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगता है। Then it is at once
वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। वो कहते हैं कि ये जो फ्लूट की साउंड है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल और मोस्ट पर्टिकुलर है, कि मतलब आपको यही साउंड हर जगह पे मिलेगी। यूनिवर्सल है यानी कि फ्लूट की साउंड ऐसी ही होती है हर जगह पर और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस होती है। दैन देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जिसके पास फ्लूट नहीं है। फ्लूट एक यूनिवर्सल और पर्टिकुलर साउंड है, इसलिए वो हर एक कल्चर में पाई जाती है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि फ्लूट की टाइप्स हैं, लाइक द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड ऑफ चाइनीज फ्लूट्स। तो वो कहते हैं कि हर एक कल्चर में जो है फ्लूट होती है और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि रीडने है, रिकॉर्डर है, जापान में भी पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में, इंडिया में भी पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका और चाइनीज़ में भी उनके कल्चर में फ्लूट्स का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट इज ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। जो हर एक टाइप की जितनी भी फ्लूट्स होती हैं उसके हर एक अलग अलग फिंगरिंग होती है। फिंगरिंग यानी कि वे ऑफ प्लेसिंग द फिंगर्स टू प्ले डिफरेंट नोट्स। तो वो कहते हैं कि हर एक टाइप की फ्लूट में अलग अलग तरीके के होल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वो फ्लूट्स को जब बजाया जाता है कि एक फिंगर से क्लोज करना है फिर ओपन कर रहा है, किस तरीके से ब्रीथ को दिया जाता है, उसके अंदर एक्सेल किया जाता है। तो वो सभी जो फ्लूट्स की जो फिंगरिंग और कंपास होती है यानी कि रेंज होती है कि कब ज़्यादा ज़ोर से उसे बजाना है कब आराम से, वो सभी फ्लूट्स की अलग अलग होती है बजाने का तरीका। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन। वो जब बांसुरी जब बजती है, फ्लूट जब बजती है तो वो अपनी ही एक एसोसिएशन बना लेती है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल और पर्टिकुलर साउंड है। इसलिए जब एक मैन उसमें एक्सेल करता है और उसकी जो एसोसिएशन है वो अपने आप ही वहाँ पे एटमॉस्फेयर में एक अलग ही एटमॉस्फेयर अपना बना लेती है। इसलिए जो फ्लूट की साउंड है वो बाकी सभी साउंड से बहुत ही डिफरेंट होती है। येट टू हियर एंड फ्लूट इज इट सीम्स टू मी to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentence to the human voice। तो वो कहते हैं, इस लाइन से ऑथर कहना चाहते हैं कि जो फ्लूट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल और पर्टिकुलर साउंड है और ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जिसके पास फ्लूट नहीं होती है। फ्लूट जो है, फ्लूट की जो साउंड है वो अपनी ही एक एसोसिएशन बना लेती है, एक अलग एटमॉस्फेयर बना लेती है। और साथ में ये भी कहते हैं कि जो कुछ फ्लूट्स होती हैं उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो उसके अंदर गाने की जो धुन होती है वो फ्लूट से बजाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस फ्लूट की साउंड से कि कौन सा ये जो गाना है, कौन सी लिरिक्स जो है वो बोली जा रही है, जब एक पर्सन जो उसमें एक्सेल करके फ्लूट को बजाता है। Then its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. तो इसकी जो मोटिव फोर्स है, इसके पीछे जो फोर्स लगाई जाती है वो एक लिविंग ब्रीथ है, यानी कि अगर एक ह्यूमन बीइंग उसमें एक्सेल करेगा तभी जो फ्लूट है वो बज पाएगी। और इसको बजाने के लिए बीच में रुकना भी पड़ता है, क्योंकि बिकॉज हम ज़्यादा देर तक एक्सेल नहीं कर पाते, उसके अंदर उसको बजा नहीं पाते, इसलिए उसको पहले पॉज भी किया जाता है, उसके बाद में दोबारा से सांस लेकर उससे दोबारा से शुरू किया जाता है। लास्ट पैराग्राफ इज that I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad। तो वो कहती हैं कि उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी रही है, जिसकी वजह से उन्हें घर से बहुत ही ज़्यादा दिनों तक दूर रहना पड़ा था। यानी कि उन्होंने जो सॉन्ग्स है, जो हिंदी सॉन्ग्स होते हैं या फिर वहाँ पे जो सॉन्ग्स उन्होंने सुने हैं, उन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं उनको सुने हुए, लेकिन फिर भी बांसुरी पे जो कुछ सॉन्ग्स होते हैं, जो हिंदी सॉन्ग्स है वो प्ले किए गए थे, तब वो उनके फ्रेजेस को, उनको लिरिक्स को उनकी याद आ जाती है कि वही चीज़ उनको सरप्राइज़ करती है कि इतने दिनों बाद भी मुझे वो जो लिरिक्स हैं, वो जो फ्रेजेस हैं, वो उसकी बांसुरी की धुन से भी मुझे याद आ रहे हैं इतने दिनों बाद भी। Then I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो डिटेल्स हैं, जो बांसुरी पे जो डिटेल्स है, उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी है और उन्होंने उसको इतनी सिग्निफिकेंस दी है, यानी कि उनको बांसुरी की जो साउंड है, द फ्लूट की साउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है और उन्होंने पहले किसी भी चीज़ में इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया है जितना कि उन्होंने अब दिया है, यानी कि उन्हें बांसुरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक बार ये पैराग्राफ दोबारा से हम करते हैं। दैट यहाँ पे वो कहते हैं कि घर के जो दूर रहने के इतने बहुत सारे दिन हो गए हैं,
तो उन्होंने जो हिंदी गाने हैं या फिर जो भी सॉन्ग्स हैं जो कि वो सुनते थे उन्हें याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो सरप्राइज़ हैं थोड़ा, क्योंकि बांसुरी पे जो टोन्स बजी हैं उनसे वो उन गानों की लिरिक्स भी याद कर सकते हैं, इसलिए वो काफ़ी सरप्राइज़ हैं कि इतने दिनों बाद भी उन्हें वो चीज़ याद है, उनसे वो फैमिलियर हैं। देन वो कहते हैं कि उन्हें जो डिटेल्स हैं बांसुरी पे जो देखी है उन्होंने वो पहले कभी भी नहीं देखी है, और वो डिटेल्स से इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे हैं जैसा सिग्निफिकेंस उन्होंने पहले किसी भी चीज़ को नहीं दिया है, यानी कि बांसुरी की साउंड, फ्लूट की साउंड जो वो ऑथर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। So friends, this was the chapter. We have completed the chapter Kathmandu. If you want to see the video of the part 1 in which we covered half of the chapter, so I have given the link of the video in the description box, so you can go and check out. And thank you for watching friends. Please like and share my video and subscribe to my channel.